यानी मुनि कुमार, तुम्हारी बातें मुझे विचित्र से लगी। माधवी अब कहने लगती है कि गालव, तुम मुझे कहाँ लेकर आए? चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के हैं, इसको कहता है। माधवी को लेकर गालव जाने के लिए तैयार होते हैं। तब हरिश्च कहते हैं कि मेरे पास ही नहीं, प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं फिर से जो आपका माधवी नाटक है, इस सेमेस्टर का जो भी आपका सिलेबस है, उसमें जो माधवी नाटक है, आगे क्या होगा इसके बारे में फिर से मैं आपको जानकारी दूंगी। माधवी को जब गालव क्या है ययाति के आश्रम से, यानी ययाति ने जब दान किया था, दान में माधवी को दे दिया था अपनी पुत्री को, तो ये दोनों क्या है जंगलों में, यानी जंगलों से होते हुए अश्वमेधी घोड़ों की खोज में निकलते हैं। इसी बीच इन दोनों में प्रेम हो जाता है। फिर वो क्या है गालव अपने वचन से विमुक्त होने की आशंका आ जाती है, तो आकाशवाणी होती है। फिर गालव अपने वचन पर फिर से अड़ जाता है। यहां से क्या है माधवी और गालव दोनों जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड अयोध्या नगरी के नरेश हरिश्च के दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। पास में मंत्री, दरबारी आदि एक और थके हारे धूल दुसारित माधवी और गालव। हरिश्च, हमने तुम्हारी अभ्यर्थना सुनी मुनि कुमार, पर यह हमें बड़ी विचित्र सी लगी। हम यह मान लेते हैं कि तुम ऋषि विश्वामित्र के विद्यार्थी रहे, पर क्या तुम्हारे गुरु अश्वमेधी घोड़े लेकर घोड़ों का व्यापार करेंगे? क्या वे स्वयं अश्वमेध यज्ञ रचाना चाहते हैं? बड़ी विचित्र सी अभ्यर्थना है तुम्हारी। हम ये भी मान लेते हैं कि यह युवती महाराज ययाति की ही कन्या है। यूं देखने में इसे राजकन्या कौन कहेगा? जब हरिश्च के दरबार में आते माधवी और गालव, ये दोनों क्या है जंगलों से होते हुए आने की वजह से धूल में लिपटे हुए हैं। दरबार में मंत्री सभी हैं और एक और गालव और माधवी खड़े हैं। तब मुनि कुमार की बातें सुनकर, यानी गालव क्या है सारी बातें हरिश्च को बताता है, और तभी हरिश्च कहते हैं कि यानी मुनि कुमार, तुम्हारी बातें मुझे विचित्र से लगी, क्योंकि गुरु विश्वामित्र क्या घोड़ों को लेकर वो व्यापार करना चाहते हैं घोड़ों का? इस तरह से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं मान लेता हूं कि ये कन्या जो है वो ययाति की पुत्री है, लेकिन देखने में वो ययाति की पुत्री की तरह नजर नहीं आती, क्योंकि ये आश्रमवासी बन गई थी। साथ ही साथ वनों में विचरते हुए धूल से लिपटी हुई गंदे से उसके वस्त्र हो गए थे। वेशभूषा से तो कोई भिल्लनी जान पड़ती है, पर हम यह कैसे मान ले कि यह ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा? केवल तुम्हारे कह देने पर ही हम कैसे तुम्हें अश्वमेधी घोड़े सौंप दे और इस युवती को अपने रानीवास में ले ले? क्या है कि मुनि कुमार जब कहता है कि ये जो माधवी है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो हरिश्च जो अयोध्या के नरेश थे वो कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी बात से हम कैसे मान ले कि ये चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी? फिर वो बताएंगी, केवल यानी वो बता रहे हैं कि कैसे मैं तुम पर भरोसा करके अश्वमेधी घोड़े तुम्हें सौंप दूं। इस तरह से हरिश्च क्या है गालव से कहते हैं। आगे देखिए, माधवी तनिक संकोचाती है। अब
राजकुमारियों जैसा दर्प तुम्हें नहीं सुहाता। दान में दी हुई युवती में अक्कड़ किस बात की? यह तुम एक अभ्यर्थिनी बनकर आई हो, इधर सामने आओ। यानी जब हरिश्चंद्र माधवी को देखने लगते हैं तो वो कुछ शर्मा जाती है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुम्हें महारानियों की तरह, यानी राजकन्याओं की जो लज्जा होती है, सब तुम्हें सुहाता नहीं, अब किस बात का है? फिर हरिश्चंद्र क्या है, माधवी की ओर देखते हैं और उसके सौंदर्य पर आकर्षित हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि हम महाराज ययाति का बड़ा आदर करते हैं और तुम पर भी विश्वास करते हैं, पर सौदे इस तरह से तो नहीं पटाए जाते कि मात्र तुम्हारे कहने पर हम युवती को रानीवास में रख ले और तुम्हें अश्वमेधी घोड़े गिन कर दे दे। यहाँ पर फिर से हरिश्चंद्र कहता है कि हम मान लेते हैं कि ये जो माधवी है ये ययाति की पुत्री है, और सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या है, हम ये नहीं मान लेंगे कि, यानी हम मान लेते हैं कि इसके गर्भ से यानी जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवर्ती राजा बनेगा। फिर वो कहते हैं कि एकमात्र से कैसे हम इस पर भरोसा करें? तुम्हारे कहने से क्या ये चक्रवर्ती राजाओं को जन्म दे देगी? इस तरह से वो आशंका क्या है यहाँ पर करते हैं। इस तरह से यहाँ वो आशंका करते हैं और कहते हैं कि कैसे हम तुम्हारे बातों पर भरोसा करके अश्वमेधी घोड़े गिन कर दे दे। इस तरह से हरिश्चंद्र कहते हैं। फिर आगे गालव कोई उत्तर नहीं सूझता। कुछ रुककर महाराज आप स्वयं इसके लक्षणों की जांच करवा ले। जब नरेश, अयोध्या नरेश आशंका, यानी कैसे मैं मान लूं कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र क्या है, चक्रवर्ती राजा बनेगा, जब इस तरह की आशंका उनके मन में होती है तो गालव कहते हैं कि आप चाहे तो यानी माधवी के अंगों की जांच करवा सकते हैं। गालव को इस तरह से कोई बात सूझती नहीं, वो कहते हैं कि इनके अंगों की जांच करवा लीजिए। जब कहते हैं तो फिर क्या है, महाराज अयोध्या नरेश राज ज्योतिष को बुलाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद राज ज्योतिष वहां पर उपस्थित होता है। राज ज्योतिष, महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र आ गए, हम इस युवती के लक्षण जानना चाहते हैं। अच्छी तरह से जांच करके हमें बताइए, कुछ भी छिपाइएगा नहीं और बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बताइएगा। जो आज्ञा महाराज, माधवी से इधर आओ युवती। देखिए यहां पर जब राज ज्योतिष्य आता है तो अयोध्या नरेश कहते हैं कि इस युवती के अंगों की जांच कीजिए और जो सही लक्षण बताते हैं उसी बात को कहिए, बड़ा चढ़ाकर नहीं कहिएगा। इस तरह से राज ज्योतिष्य से हरिश्चंद्र कहते हैं। तब यहाँ पर राज ज्योतिष्य जो है माधवी को इधर आने के लिए कहते हैं ताकि उसके अंगों की जांच कर सके। माधवी एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हो जाती है। राज ज्योतिष्य अब उसके शरीर के अंगों की जांच करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर एक अंग का निरीक्षण करके राज ज्योतिष्य उसके लक्षणों की पहचान करने लगते हैं। तो माधवी यानी एक राजकन्या होने के बावजूद भी उसे यह अपमान सहना पड़ता है। ये एक युवती के, ये एक महिला के लिए क्या है, उसके अंगों की जांच जो है उसकी बेइज्जती से कम नहीं है। तो यहाँ पर उसके अंगों की जांच की जाती है। देखिए यहाँ पर नारी की सहन शक्ति कि उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होने के बावजूद भी विवशता में वो क्या है, अपने अंगों की जांच करवाती है।
यहाँ पर मंच पर एक छोटी सी पीटिका पर उसे पीटिका पर खड़ा कर देता है। माधवी हत प्रवाह सी गालब की ओर देखती है और पीटिका पर खड़ी हो जाती है। यह दृश्य प्रकाश वृत्ता में भी दिखाया जा सकता है। राज ज्योतिष पीटिका के इर्द गिर्द घूमता हुआ माधवी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर एक एक अंग का निरीक्षण करने लगता है। उसे अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाने को कहता है। हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां देखता है। मुंह खोलने को कहता है। यहाँ पर जो राज ज्योतिष्य है, माधवी को एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करके उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। फिर उसके हर एक अंग को ताकते हुए अपना माधवी का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। उसकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां, सारे उनके शरीर के अंगों को क्या है, राज ज्योतिष्य देखने लगते हैं। राज ज्योतिष्य आगे आता है। राज ज्योतिष से कहिए क्या पता चला। यहाँ पर माधवी के अंगों की जांच करने के बाद, यानी उसके उंगलियां, उसके हाथों की उंगलियां, और उसे मुंह खोलने के लिए कहते हैं। फिर क्या है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग को देखने के बाद क्या है, यहाँ पर जो राजा हरिश्चित राज ज्योतिष्य जब निरीक्षण करके आते हैं तो पूछते हैं कि कहिए कि क्या पता चला, क्या पता चला बताइए। तो राज ज्योतिष्य, युवती राजकन्या है महाराज, हमें प्रसन्नता हुई, तुमने कैसे जाना। देखिए, युवती क्या है, एक राजकन्या है, इसको राज ज्योतिष बताते हैं। तो हरिश्च कहते हैं कि यह सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। फिर राज ज्योतिष महाराज सभी लक्षण बता रहे हैं, ऐसे नाक्षिका बड़े विरल होते हैं। यहां पर राज ज्योतिष कहता है कि ऐसे जो लक्षण हैं बहुत ही विरल होते हैं। ये राजकन्या ही नहीं बल्कि ये एक चक्रवर्ती राजाओं को भी जन्म देने वाली एक कन्या है। इसके सारे लक्षण यही बताते हैं। इस तरह से राज ज्योतिष्य क्या है, हरिश्च यानी अयोध्या नरेश से कहते हैं। तो हरिश्च, क्या सच तुमने कौन से ऐसे लक्षण देखे हैं? राज ज्योतिष्य, महाराज क्या एक एक लक्षण गिनकर बताएं? हाँ हाँ बताइए। देखिए, यहां पर राज ज्योतिष्य बताते हैं कि इन्हीं चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी, लेकिन फिर भी हरिश्च कहते हैं कि उसके हर एक लक्षण क्या बताते हैं, हाँ बताइए, इस तरह से कहते हैं। तो राज सिंहासन पर से उठ खड़ा होता है। राज ज्योतिष्य छड़ी से क्या है, माधवी के अंगों को दिखाते हुए अयोध्या नरेश से कहते हैं कि जिसकी पीठ क्या है, सीधी हो, जिसके कपाल और जो उसके आईब्रोज जो हैं वो उभरे हो, यानी ऊपर की ओर हो, ये कन्या क्या है, ये सब लक्षण एक चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के। और आगे वो कहते हैं कि जिसकी कमर पतली हो, केश, दांत, हाथ पैर की उंगलियां कोमल हो, ये सारे लक्षण जो हैं वो यानी चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाले हैं। फिर वो कहते हैं कि हरिश्च कहो, कहते जाओ। हरिश्च कहते हैं कि और भी बताओ, इसके लक्षण क्या हो, संकेत करते हैं। इसे वो कहने लगते हैं हरिश्च। राज ज्योतिषी माधवी से मुंह से कुछ कहो युवती, यानी अब राज ज्योतिष्य उसका मुंह तो खुलवाकर देख चुके थे, अब उससे कुछ कहने के लिए कहते हैं, कुछ तो कहो, क्योंकि वो उसकी ध्वनि का लक्षण क्या कहता है इसके बारे में जानना चाहते थे। तो हरिश्च, कुछ बोलो युवती, राज ज्योतिष तुम्हारे कंटक का निरीक्षण करना चाहते हैं। राज ज्योतिष्य, कुछ कहो। फिर माधवी क्या है, माधवी को कुछ बोलने के लिए हरिश्च और राज ज्योतिष्य दोनों कहते हैं।
तो माधवी, ये क्या हो रहा है गालव? तुम मुझे कहां ले आए हो? मेरे साथ किस जन्म का बैर चुकाने आए हो? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका यह फल मुझे मिल रहा है? माधवी अब कहने लगती है कि गालव, तुम मुझे कहां लेकर आए हो? और फिर वो कहती है कि कहां लेकर आए हो मुझे? ये किस जन्म का मुझसे बदला ले रहे हो? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस तरह से वो क्या है, दुविधा में पड़ जाती है माधवी। फिर राज ज्योतिष्य कंठ स्वर गंभीर है। महाराज, जिस युवती का कंठ स्वर गंभीर हो, नाभि गहरी हो, स्वभाव स्थिर और गंभीर हो, यहां पर फिर से उसके कंठ की आवाज को, उसकी आवाज को सुनकर कहते हैं कि जिसके कंठ जो है वो, जिसका कंठ जो गंभीर हो और नाभि गहरी, फिर वो आगे कहते हैं कि स्वभाव स्थिर और गंभीर हो, ये सारे लक्षण चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के हैं। तो यहां पर माधवी से मुंह खोलो युवती। माधवी मुंह खोल देती है। राज ज्योतिष्य मुंह के अंदर झांक कर देखता है। तालु, जीभ और होंठ लाल हो। यहां पर फिर से माधवी को मुंह खोलने के लिए कहा जाता है। माधवी मुंह खोलती है। जिसके क्या है, होंठ, जिसके होंठ और जीभ तालु लाल हो, ये भी क्या है, लक्षण चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के हैं, इसको कहता है। फिर माधवी से हथेलियां खोलो। अब हथेलियां फिर से उसके हाथ इन्हीं खोलने के लिए कहता है। फिर माधवी की हथेलियां पलटकर देखता है। हथेली नेत्र के कुएं लाल हो। ज्योतिष ग्रंथों में कहा है कि इन सभी लक्षण से युक्त युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली होगी। यानी यहां पर ज्योतिष ग्रंथों में कहा है कि जो माधवी के लक्षण जांचकर राज ज्योतिष बताए थे, ये सारे लक्षण होने पर इन्हीं ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि ये सारे लक्षण चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली कन्या के ही होते हैं। इस तरह से कहते हैं। तो गालव के मन में तनाव कुछ ढीला पड़ने लगता है, परंतु वो निश्चेष्टा खड़ा है। आसन ग्रहण करो देवी। इन्हीं यहां पर गालव के मन में जो भार था अब थोड़ा सा कम होने लगता है। तो यहां पर हरिश्च राजा जो है, अयोध्या नरेश, माधवी को बैठने के लिए, आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। माधवी खड़ी रहती है, वो बैठती नहीं, खड़ी रहती है। मुग्ध नेत्रों से माधवी की ओर देखते हुए, इसके लक्षणों को जान जाने के बाद तो हम इस युवती को कहीं नहीं जाने देंगे। सुनो युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेधी घोड़े हैं। हम तुम्हें 200 घोड़े देंगे, परंतु अभी नहीं, वे भी पुत्र लाभ होने पर। देखिए, जब माधवी के लक्षणों का पता चलता है तो गालव से वो कहता है कि हाँ, हम माधवी को अपनी रानी वास में रखने के लिए तैयार हैं। और फिर वो कहता है कि माधवी की ओर देखते हुए गालव को हरिश्च कहता है कि इस युवती के जो लक्षण जान जाने के बाद इसे हम कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन तुमने क्या है, अयोध्या नरेश के पास आए हो अभ्यर्थी बनकर, इसीलिए इस कन्या को क्या है, रानीवास में लेने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 200 अश्वमेधी घोड़े, वो भी अगर तुम हाँ कहो और माधवी को यहां पर छोड़कर जाओ तो पुत्र लाभ के बाद मैं तुम्हें अश्वमेधी घोड़े 200 देने के लिए तैयार। यानी जब पुत्र हो जाएगा इसके बाद अश्वमेधी घोड़े, वो भी सिर्फ 200 घोड़े देने के लिए कहते हैं हरिश्च। तो यहां पर गालव, असंभव, केवल 200 घोड़े? हरिश्च, हम युवती को अपने रानीवास में रख लेंगे। पुत्र लाभ होने पर हम इसे अपनी पटरानी भी बना सकते हैं। जब इसके गर्भ से हमें पुत्र लाभ होगा, हम 200 अश्वमेधी घोड़े तुम्हें
गिनकर दे देंगे। देखिए, गालव तैयार नहीं होता सिर्फ 200 घोड़ों में माधवी को वहां पर छोड़ने के लिए। फिर से हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरे पास 200 घोड़े हैं, अगर तुम चाहो तो माधवी को यहां पर छोड़कर जाओ, पुत्र लाभ के बाद हम 200 घोड़े गिनकर तुम्हें दे देंगे। गालव, 200 घोड़े, मुझे तो 800 अश्वमेधी घोड़े जुटाने हैं। हरिश्चंद्र, 200 घोड़े, इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं है, यह असंभव है महाराज। मैं श्लेष 600 घोड़ों का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा? हरिश्चंद्र, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। पुत्र लाभ के बाद माधवी हमारे रानीवास में ही बनी रहेगी। हाँ, श्लेष घोड़े हम धीरे धीरे तुम्हें जुटाते जाएंगे। गालव, यह असंभव है। चलो माधवी, यहां आना ही भूल थी। 200 घोड़ों के बदले मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देखिए, यहां पर गालव तैयार नहीं होता क्योंकि उसे सिर्फ हरिश्चंद्र के पास से, यानी अयोध्या नरेश के पास से सिर्फ 200 घोड़े मिल रहे थे। 200 घोड़ों में वो माधवी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन हरिश्चंद्र कहता है कि अगर तुम यहाँ पर छोड़कर जाओगे और इससे पुत्र लाभ होने के बाद हम इसे अपनी पटरानी भी बनाएंगे, धीरे धीरे और भी घोड़े तुम्हें जुटा कर देंगे। लेकिन गालव ये नहीं चाहता था और यहाँ पर वो माधवी से कहता है कि अब यहाँ से चलो, यहां पर आना ही भूल थी। हरिश्चंद्र, किस भुलावे में पड़े हो युवक? आर्यवत में किसी राजा के पास तुम्हें 800 घोड़े नहीं मिलेंगे। गालव, पर मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं। नहीं महाराज, मुझे यह स्वीकार नहीं है। देखिए, यहां पर माधवी को लेकर गालव जाने के लिए तैयार होते हैं। तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरे पास ही नहीं, समस्त आर्यवत में किसी के पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं। किस भूल में पड़े? लेकिन गालव कहता है कि मुझे तो 800 घोड़े ही चाहिए, इससे कम नहीं। इस तरह से कहते हुए माधवी को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तब माधवी क्या है, आगे बढ़कर माधवी पीठिका पर से उतर आती है। गालव, आगे बढ़कर क्या है माधवी? देखिए, जो माधवी ऊंचे स्थान पर खड़ी थी, अब वहां से उतरते हुए गालव के पास आती है। जब माधवी कहती है कि गालव, तो गालव कहता है कि क्या है माधवी? आगे, माधवी, तुम इनसे कहो पुत्र लाभ के बाद ये मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें 200 घोड़े दे दे। यहां पर गालव से माधवी कहती है, माधवी जो ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई थी, वो गालव के पास आती है और कहती है कि राजा हरिश्चंद्र से कह दो कि पुत्र लाभ के बाद वो मुझे छोड़ दे। इस तरह से गालव को कहने के लिए कहती है, पुत्र जब चक्रवर्ती राजा का जन्म हो जाएगा, इसके बाद मुझे मुक्त कर दे, यानी माधवी को मुक्त कर दे। वो पटरानी बनकर राजा हरिश्चंद्र के यहाँ ही रहना नहीं चाहती थी। आगे गालव कहता है, पर श्लेष घोड़े माधवी, माधवी श्लेष घोड़े यहां से नहीं मिलेंगे, यानी उनके लिए कहीं और जाना होगा। तुम विचार कर लो, यदि हमारा निर्णय स्वीकार हो तो युवती को हमारे रानीवास में दो। जाते हुए मंत्री से, अब आप इनका निर्णय जानकर हमें सूचित कर दे। अब चलिए हमारे साथ। यहां पर गालव और माधवी बातें करने लगते हैं। माधवी कहती है कि पुत्र लाभ के बाद मैं यहां से, यानी मुझे मुक्त करने के लिए राजा से कह दो, फिर हम इकट्ठा किसी और राजा के पास जो अश्वमेधी घोड़े हैं उसकी खोज में जाएंगे। यहां से वो घोड़े नहीं मिलेंगे, सिर्फ 200 ही घोड़े मिलेंगे यहां से। तो गालव क्या है, किसी और राजा के पास जाने की बात सुनकर वो क्या है, दुविधा में पड़ जाता है। तो यहाँ हरिश्चंद्र जो राजा है वो कहता है कि तुम दोनों आपस में बातें करके क्या सुझाव है मुझे बता देना, और मंत्री से कहते हैं कि इत्तला करो कि इनका क्या निर्णय होगा, अब यहां से हम चलेंगे। ऐसे बोलकर राजा चले जाते हैं।
राजमंत्री, राज ज्योतिष आदि का प्रस्थान। मंच पर गालव और माधवी अकेले रह जाते हैं। माधवी, तुम स्थिति को समझो। गालव, पुत्र लाभ होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगी। हम दोनों स्वतंत्र होंगे। यदि श्लेष घोड़ों के लिए भी अन्य राजाओं के रानीवास में रहना पड़ा तो अंत में मैं मुक्त हो जाऊंगी। यही ठीक है। तुम राजा का सुझाव मान जाओ। इस तरह किसी दिन हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और हम जहां चाहे जा सकेंगे। मंत्री और राज ज्योतिष भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद गालव से माधवी कहती है कि हाँ, राजा का सुझाव जो है उसे मान लो और मुझे यहाँ पर रानीवास में छोड़कर चले जाओ। पुत्र लाभ होने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी और भी घोड़ों के लिए दूसरे राजाओं के पास जाएंगे जब तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। यानी 800 घोड़े, अश्वमेधी घोड़े विश्वामित्र को पहुंच जाएंगे। तुम तुम्हारे वचन से मुक्त हो जाओगे और मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगी। फिर हम दोनों इकट्ठा रहेंगे। इस तरह से माधवी गालव से कहती है। गालव, माधवी, तुम क्या कह रही हो? इसमें तो बरसों लग जाएंगे। इस तरह मैं कब ऋण मुक्त हो पाऊंगा और तुम्हें ना जाने किस किस राजा के रानीवास में रहना पड़ेगा। माधवी, तुम मेरी चिंता नहीं करो। गालव, और कोई विकल्प नहीं है। मुक्ति का एक यही रास्ता है, मुक्ति का भी और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति का भी। पर माधवी, फिर गालव को समझाती है माधवी कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होने का एक ही मात्र ये क्या है, जो इसने जो निर्णय लिया था वही सही है। एकमात्र ये रास्ता है तुम्हारी मुक्ति का भी। और कुछ बरसों के बाद, यानी जब वो 800 घोड़ों के लिए किसी और राजा के पास जाकर चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी, इसके बाद एक ना एक दिन वो मुक्त भी हो जाएगी और क्या है, गालव की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से माधवी गालव को समझाती है। तो गालव, ये क्या कह रही हो माधवी? इस तरह से माधवी से पूछते हैं। चिंता नहीं करो गालव, क्या तुम भूल गए? मुझे चिर कौमार्य का वर प्राप्त है। क्या माधवी? मुझे एक बार एक ब्रह्मचारी ने वर दिया है। कैसा वर? चिर कौमार्य का वर। मैं पुत्र जन्म के बाद अनुष्ठान करने पर फिर वैसी हो सकती हूँ। फिर से पहले जैसा यौवन ग्रहण कर लूंगी। मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आएगा। चिंता नहीं करो, यह समय शीघ्र ही बीत जाएगा। मुझे लगता है सचमुच एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। माधवी, जो इसके लिए वर प्राप्त था वो भी बताती है कि तुम चिंता मत करो, यही सुझाव ठीक है। मुझे रानीवास में छोड़कर चले जाओ और ये भी कहे कुछ सालों बाद मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। हम दोनों फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। फिर वो कहती है कि मुझे जो चिर कौमार्य का जो वर प्राप्त है, इससे मैं फिर से, मेरे अंगों में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर से मैं जो अनुष्ठान करके, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से अनुष्ठान करके मैं फिर से यौवन में आ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो। इस तरह से गालव को समझाती है। फिर मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री, आपने क्या निर्णय किया है? माधवी, हमें महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है। तो देवी, अंतःपुर में प्रवेश करो। फिर मंत्री वहां पर आते हैं और दोनों से क्या निर्णय किया इसके बारे में पूछते हैं। तो माधवी कहती है कि राजा का प्रस्ताव हमें स्वीकार है। तो क्या है, मंत्री थाली पीटते ही वहां पर बंधु फिर माधवी पर क्या है, दुपट्टा, यानी राज दुपट्टा डाला जाता है। फिर उस पर छोटा सा एक मुकुट पहनाते हुए ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी
माधवी, ये कैसा नाटक खेला जाने लगा है? गालव, मुझे लगता है मैं अंतपुर में नहीं किसी कारावास में जा रही हूं, पर ये समय कट जाएगा, मैं एक एक दिन गिनूंगी। गालव, न जाने फिर हम कब मिलेंगे। तुम अपना ध्यान रखना गालव, मेरी चिंता नहीं करना। मुझे याद रखना गालव, भूल नहीं जाना। देखिए, फिर जब उसे 2 बांदियां वस्त्र पहनाकर, यानी सर पर से दुपट्टा डालकर, राजवस्त्र पहनाकर, छोटा सा मुकुट रखकर ले जाने के लिए तैयार होते हैं अंतपुर में, तब गालव से माधवी कहते हैं कि ये कैसा खेल मेरे साथ खेला जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कारावास में जा रही, ना कि मैं राजमहल के अंदर प्रवेश कर रही हूं। फिर कहती है कि हाँ, ये समय क्या है, बीत जाएगा, मैं हर एक दिन गिनते हुए यहां पर काटूंगी। इस तरह से कहते हुए माधवी गालव की ओर देखती है और 2 बांदियां क्या है, माधवी को अंतपुर में ले जाते हैं। यहां तक आपका जो पहले अंक का तीसरा दृश्य है अंत होता है। अगले सेशन में मैं आपको दूसरे अंक का जो पहला दृश्य है इसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।